हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। लास्ट टॉपिक हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ रहे थे। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज विद्युत रासायनिक श्रेणी के बारे में मैंने आपको पढ़ाया, इलेक्ट्रोड विभव के बारे में मैंने आपको पढ़ाया। आज हम आगे पढ़ते हैं इसका लेक्चर 4, नेन्सर्ट इक्वेशन या नर्स्ट समीकरण। नर्स्ट समीकरण क्या होती है और नर्स्ट समीकरण पर किस प्रकार से एग्जाम में सवाल पूछा जाता है, हम उसकी जो है चर्चा आज करेंगे। देखते हैं नर्स्ट इक्वेशन है क्या। तो नर्स्ट इक्वेशन क्या होती है। सबसे पहले नर्स ने किसी भी सेल के ई सेल मींस उस सेल का विद्युत वाहक बल, ठीक है, ई सेल और जो विद्युत अपघट्य है उस विद्युत अपघट्य यानी कि इलेक्ट्रोलाइट की जो कंसंट्रेशन है, सांद्रता के बीच में एक संबंध स्थापित किया, ठीक है। ई सेल और सांद्रता के मध्य एक संबंध बनाया। उसी संबंध को हम क्या कहते हैं? उसी संबंध को हम कहते हैं नर्स्ट इक्वेशन। तो इट इज द रिलेशन बिटवीन ई सेल विद्युत वाहक बल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट विद्युत अपघट्य की सांद्रता के मध्य संबंध नर्स्ट समीकरण कहलाता है। और नर्स्ट इक्वेशन को हम कुछ इस तरह से लिखते हैं, ई सेल बराबर ई नॉट सेल, ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF, 2.303 RT अपॉन NF log base 10 कंसंट्रेशन एट एनोड अपॉन कंसंट्रेशन एट कैथोड। यानी कि एनोड पर सांद्रता कितनी है विद्युत अपघट्य की और कैथोड पर सांद्रता कितनी है विद्युत अपघट्य की। इस इक्वेशन को हम कहते हैं नर्स्ट समीकरण। बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट सवाल आ जाता है, राइट द नर्स्ट इक्वेशन। तो आपको सिर्फ ये नर्स्ट इक्वेशन लिखनी है, ठीक है। यहां पर सब जो सिंबल्स हैं मैं उनके मतलब आपको बता देता हूं। ई सेल जो हम ज्ञात करना चाहते हैं, जिसे हम कहते हैं सेल का विद्युत वाहक बल, सेल का विद्युत वाहक बल मींस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल। ई नॉट सेल हम जानते हैं मानक विद्युत वाहक बल, ठीक है। मानक विद्युत वाहक बल मींस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, मानक विद्युत वाहक बल, ठीक है। यहां पे जो R है वो कांस्टेंट है, जिसे हम कहते हैं गैस कांस्टेंट या गैस स्थिरांक, और इसकी वैल्यू फिक्स होती है भैया 8.314 जूल पर मोल, ठीक है। 8.314 जूल्स पर मोल। R गैस कांस्टेंट है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। T यहां पर टेम्परेचर है, और ये टेम्परेचर आपको ध्यान रखना है हमेशा केल्विन स्केल में लेना है। चाहे डिग्री में दिया हुआ हो तब भी केल्विन स्केल में हम यहां पुट करते हैं, ठीक है। N का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, यानी कि स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या। यानी जब आप कुल सेल अभिक्रिया लिखते हैं, नेट सेल रिएक्शन, उस समय कितने इलेक्ट्रॉन जो है ट्रांसफर हो रहे हैं, स्थानांतरित हो रहे हैं एनोड से कैथोड की ओर, उसका नंबर हम यहां लेते हैं N। N मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। और लास्ट जो यहां पे रह गया वो है F। F का मतलब होता है फेराड। F मींस फेराड, और फेराड जो है ये चार्ज यानी कि आवेश की इकाई होती है। तो एक तरह से ये आवेश की इकाई है, और एक फेराड बराबर होता है 96500 कुलम। कुलम विच इज द यूनिट ऑफ चार्ज, आवेश की एक बड़ी इकाई है फेराड, और 96500 कुलाम मिलकर एक फेराड बनाते हैं। तो F का मान फिक्स होगा 96500 कुलाम। एनोड की सांद्रता है और यह है कैथोड की सांद्रता। ध्यान रखिए इस इक्वेशन को हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं तो गलत नहीं होगा वो। अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं तो ये भी सही है, ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF, RT अपॉन NF log base 10, ऊपर आ जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद की सांद्रता, और नीचे आ जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट मींस क्रियाकारक की सांद्रता। तो ये भी नर्स्ट इक्वेशन का ही एक फॉर्मेट है। एनोड और कैथोड की जगह आप रिएक्टेंट और प्रोडक्ट और रिएक्टेंट लिख सकते हैं।
यानी उत्पाद पर सांद्रता कितनी है विद्युत अपघट्य की, और क्रियाकारक में विद्युत अपघट्य की सांद्रता कितनी है। ठीक है, और आगे बढ़ाता हूं मैं इसको, ध्यान से देखना। क्योंकि मोस्टली हम केमिस्ट्री में जो एक्सपेरिमेंट करते हैं वो हम करते हैं एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, है ना, जिसे हम मानक परिस्थितियां भी बोलते हैं। तो अगर हम ये पूरा एक्सपेरिमेंट या नर्स्ट इक्वेशन को 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे यूज करते हैं इस नर्स्ट इक्वेशन को, यानी कि 298 केल्विन अगर हम टेम्परेचर फिक्स कर दें, तो उस कंडीशन में क्या होगा, देखो आप यहां पर जो जो कांस्टेंट्स है वो मैं सारे उठा लेता हूं। क्या कांस्टेंट है, 2.303 एक स्थिरांक है, आर गैस कांस्टेंट है 8.314, टी टेम्परेचर आपने कांस्टेंट कर दिया, कितना कर दिया 25 डिग्री यानी 298 केल्विन फिक्स कर दिया ये भी, और अपॉन में क्या आ जाएगा नीचे n। देखो n कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि n तो इलेक्ट्रोड चेंज होंगे तो n भी चेंज होगा, है ना। जैसे डैनियल सेल है तो n का मान 2 है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, कॉपर और जिंक इलेक्ट्रोड हो, तो अगर इलेक्ट्रोड चेंज कर दिए तो ये n भी चेंज होगा, ये कांस्टेंट नहीं है। f यहां पर कांस्टेंट है 96500। अगर इन सारे कांस्टेंट की वैल्यू को यहां पुट करके मैं इसको सॉल्व करता हूं 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो ये मुझे मिलता है 0.0591, है ना। तो हम नर्स्ट इक्वेशन को एक और इजी फॉर्मेट में लिख सकते हैं, और आपको वही यूज करनी है मोस्टली न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में। ज्यादातर न्यूमेरिकल जो भी आएंगे वो सारे न्यूमेरिकल्स आपको 298 केल्विन टेम्परेचर पर ही दिए हुए होंगे। तो हम इसको 298 पे अगर लिखें, है ना, टेम्परेचर 25 पे लिखें, तो मैं नर्स्ट इक्वेशन को ऐसे लिखूंगा, ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस, ठीक है, 0.0591 अपॉन n log बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये आपकी नर्स्ट इक्वेशन है, कब, जब वहां पे टेम्परेचर फिक्स हो एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। तो आपको इस इक्वेशन को याद रखना है, न्यूमेरिकल्स जो भी करने हैं आपको उसमें ये इक्वेशन आप यूज में लेंगे। जैसे मैं अभी आपको खूब सारे न्यूमेरिकल्स भी बताऊंगा कैसे सवाल को सॉल्व करना है, उसकी ट्रिक क्या है, ठीक है। अब यहां से अगर मैं देखो आपसे केस पूछ लिया, केस नंबर 1 कि प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, हम ये कह रहे हैं ना कि ये क्या है, ये ई सेल और कंसंट्रेशन का रिलेशन है। इसका मतलब अगर मैं यहां पर कंसंट्रेशंस को चेंज करूंगा, सांद्रता में परिवर्तन करूंगा एनोड की या कैथोड की, तो उसके ई सेल पर प्रभाव पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा ई सेल पर। कैसे पड़ेगा, तो देखें केस फर्स्ट, मान लीजिए मैं आपको कह दूं कि एनोड पर और कैथोड पर कंसंट्रेशन सेम है, द कंसंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ सी, मतलब कि ये दोनों बराबर है। अगर ये दोनों कंसंट्रेशन सेम है तो log 10 की वैल्यू क्या आएगी 1, कंसंट्रेशन सेम है ना, तो कट जाएगा log 10 1, और 1 क्या होता है, log का 1 का log क्या होता है 0। दैट मीन्स ये पूरा फ्रैक्शन 0 हो जाएगा। ये पूरा फ्रैक्शन 0 होने का मतलब हुआ कि अगर एनोड और कैथोड पे कंसंट्रेशन सेम है तो उस कंडीशन में सेल का जो विद्युत वाहक बल है वो उसके मानक विद्युत वाहक बल यानी कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बराबर होगा। जितना उसका मानक विद्युत वाहक बल है उतना ही उसका विद्युत वाहक बल प्राप्त होगा, ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। केस सेकंड, मान लीजिए आपको कह दे कि एक डैनियल सेल का ई सेल या विद्युत वाहक बल कब बढ़ेगा, है ना, सवाल पूछ लिया कब बढ़ेगा या कब कम होगा, कुछ भी दोनों में से एक की बढ़ेगा कब या कम कब होगा, जब एनोड पर सांद्रता ज्यादा होगी या जब कैथोड पर सांद्रता ज्यादा होगी, या जब एनोड पर सांद्रता कम होगी या कैथोड पर सांद्रता कम होगी। तो देखो केस सेकंड, मान लीजिए आपके एनोड पर कंसंट्रेशन ज्यादा है विद्युत अपघट्य इलेक्ट्रोलाइट की एज कंपेयर टू कैथोड, एनोड पर ज्यादा सांद्रता है कैथोड से, तो अब आप देखो क्या होगा, ये ऊपर वाली वैल्यू ज्यादा है, मान लीजिए ये 10 है ये 1 है, अगर ये 10 है ये 1 है तो log 10 का मान क्या आएगा 1 आएगा, है ना, 10/1 करूंगा तो log 10 1 आएगा। दैट मीन्स ये साइन माइनस का ही रहेगा, और अगर ये माइनस का ही रहेगा तो ई नॉट में से ये पूरा जो डिजिट है, ये पूरा जो फ्रैक्शन है ये इस ई नॉट में से घटेगा, और अगर ये ई नॉट में से घटेगा तो जो ई सेल आएगा वो ई नॉट सेल से कम प्राप्त होगा, है ना। दिखती सी बात है भाई कि अगर ये पूरी चीज जो है, ये वाली पीछे वाली चीज ये पॉजिटिव है, अगर ये पॉजिटिव है तो ये साइन नेगेटिव ही रहेगा, और ये चीज इसमें से घटेगी
आप यूं कह सकते हो, अगर एनोड पर सांद्रता ज्यादा है तो उसका ई सेल कम हो जाएगा किससे? ई नॉट सेल से, है ना। ये ऑब्जेक्टिव लेवल्स पे पूछे जाते हैं कि इनमें से कौन सा सही है, अगर एनोड पे सांद्रता ज्यादा है और कैथोड पे कम है। केस थर्ड में आपको बताता हूं, उल्टा कर देते हैं इसका। इस बार क्या किया मैंने? इस बार मैंने कंसंट्रेशन एट एनोड इज लेस देन कंसंट्रेशन एट कैथोड, मतलब एनोड पर सांद्रता कम है, यहां सांद्रता कम है और नीचे यहां सांद्रता ज्यादा है। मैं उल्टा कर देता हूं इस बार। मान लीजिए ये है 1 और ये है 10, कैथोड 10 एनोड 1, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस बार log 1/10 है और 1/10 जो होता है वो -1 होता है। भाई मैं अगर 10 को ऊपर लाऊंगा तो -1 हो जाएगा ना, 10 टू द पावर -1, और -1 का log, है ना, किसी भी पावर का log अपन निकालते तो पावर आगे आ जाती है, तो -1 अगर आगे आएगा तो माइनस माइनस साइन क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। दैट मीन्स ये पूरी चीज जो है ना, ये फ्रैक्शन इस ई नॉट में जुड़ेगा, फिर ई सेल बनेगा। मैं यूं कह सकता हूं कि इफ द कंसंट्रेशन एट कैथोड इज ग्रेटर देन एनोड, इन दैट केस द ई सेल इज ग्रेटर देन ई नॉट सेल। तो अब आपको देखो एग्जाम में सवाल पूछ लिया, है ना, कंपटीशन लेवल से आपको सवाल पूछ लिया कि अगर किसी विद्युत रासायनिक सेल में, है ना, अगर किसी विद्युत रासायनिक सेल में एनोड पर सांद्रता कैथोड से कम है तो उनमें से कौन सा सही है? पहला ऑप्शन ये दे दिया, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल, दूसरा ई सेल इज लेस देन ई नॉट सेल, तीसरा ई सेल इज ग्रेटर देन ई नॉट सेल। तो हम उसका आंसर अब दे सकते हैं। बात समझ में आई? तो यही तो नस्ट इक्वेशन है, चेंज इन कंसंट्रेशन विद ई सेल, सेल के विद्युत वाहक बल और सांद्रता के बीच में संबंध। क्लियर? तो इस नस्ट इक्वेशन को हमें ज्यादातर यूज लेना है। अब देखो नस्ट इक्वेशन पे सवाल कैसे आएगा और आप उस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इसके लिए आपको एक ट्रिक की जरूरत पड़ेगी। बिना उसके आप इसको नहीं कर पाएंगे, या करेंगे तो आपका आंसर जो है वो रॉन्ग आएगा। और वो ट्रिक क्या है, वो चीजें क्या है जो आपको समझनी है, तो देखो ध्यान से। जैसे मान लीजिए आपको एक सवाल बना के दे दिया, क्वेश्चन दे दिया आपको, एक सेल है जिंक +2 और जिंक +2 की सांद्रता है m/10, ठीक है, m/10, एंड एक तरफ दे दिया आपको Ag+ और Ag+ की सांद्रता है मान लो m/100, ठीक है, m/100, एंड दिस इज Ag सिल्वर। इस सेल के लिए ई नॉट सेल आपको गिवन है। मान लीजिए इस सेल का ई नॉट सेल आपको दिया हुआ है, द ई नॉट सेल इज, सपोज दैट इट इज 1 वोल्ट। मान लीजिए इसका ई नॉट सेल 1 वोल्ट है, देन फाइंड द ई सेल फॉर दिस सेल रिप्रेजेंटेशन। इसके लिए ई सेल ज्ञात कीजिए अगर इसका ई नॉट सेल आपको 1 वोल्ट दिया हुआ है, ठीक है। तो देखो दोस्तों, जब भी आप नस्ट इक्वेशन का कोई भी क्वेश्चन करेंगे तो आपके पास दो चीजें समझने वाली है ना, एकदम लॉजिकल बता रहा हूं, दो चीजें समझने वाली है। पहली बात, आपको नस्ट इक्वेशन का सवाल करते वक्त अपने पास नेट सेल रिएक्शन होनी चाहिए। बिना नेट सेल रिएक्शन के कभी भी नस्ट इक्वेशन का कोई भी क्वेश्चन मत करना, ठीक है। नेट सेल रिएक्शन आपके पास होनी चाहिए, पहली बात। दूसरा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर आपको निकालना आना चाहिए। और वो दोनों कैसे करते हैं, मैं इस सवाल को सॉल्व करके आपको बताता हूं। देखो बोर्ड पे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो सबसे पहले आप कुछ भी ना करें, कोई नस्ट इक्वेशन नहीं लगानी, आप इसकी नेट सेल रिएक्शन बनाएं। जैसे मैं बना रहा हूं, हम जानते हैं भाई जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ है, दैट मीन्स दैट जिंक इज कन्वर्ट इनटू जिंक +2 एंड इट रिलीज 2 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन हुआ। सिल्वर का Ag+ का Ag में रिडक्शन हो रहा है, अपचयन। इसका मतलब मेरे पास दूसरी हाफ रिएक्शन क्या हो गई, Ag+ प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Ag, है ना। ये काम आप सबसे पहले करेंगे और इलेक्ट्रॉन बैलेंस करेंगे। ध्यान रखना मित्रों, यहां जो आप इलेक्ट्रॉन बैलेंस करोगे और जो इलेक्ट्रॉन का नंबर आएगा वही आपके होंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, वो होंगे इलेक्ट्रॉन जो स्थानांतरित हो रहे हैं, है ना। तो ये ध्यान रखना, जो आप यहां बैलेंस करोगे उसके बाद, जैसे अभी ये बैलेंस नहीं है ना, ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन है, नीचे 1 है, इसका मतलब आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको 1 से मल्टीप्लाई किया, फिर ऐड करके लिखा, जोड़ के लिखा, तो इक्वेशन बनी जिंक + 2 Ag+ गिव्स जिंक +2 + 2 Ag। ये आपकी नेट सेल रिएक्शन बनी। ये सबसे पहले काम कर दीजिएगा अगर आपको नस्ट इक्वेशन का क्वेश्चन करेक्ट करना है।
एकदम सही करना है तो सबसे पहले ये बना के रख लो। इससे आपको क्या फायदा होगा, इससे आपको ये पता चलेगा कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए। देखो आपने 2 से मल्टीप्लाई किया 2 इलेक्ट्रॉन्स और यहां पर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो जो मल्टीप्लाई के बाद नंबर आता है ना वो होगा आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। यहाँ काफी स्टूडेंट गलती करते हैं, है ना, तो ये ध्यान रखना, यहाँ गलती नहीं करनी है। जो मल्टीप्लाई होने के बाद नंबर आएगा वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कहलाएगा। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट इक्वेशन पुट करते हैं। नाउ ई सेल, देखो लिखने का तरीका बता रहा हूं, ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग बेस 10। ठीक है, अब ध्यान से देखिए मैंने क्या लिखा यहां, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, मतलब उत्पाद की सांद्रता बटा क्रियाकारक की सांद्रता। तो उत्पाद ये रहे प्रोडक्ट और रिएक्टेंट ये रहे क्रियाकारक। ध्यान रखें, जब भी हम जानते हैं भाई ये चीज क्या है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट हम किसे कहते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा कभी 11th क्लास जो है 11th क्लास में केमिकल इक्विलिब्रियम, रासायनिक साम्य। ये क्या है, एक तरह से साम्य तो है। साम्य कैसे लिखते हैं, साम्य स्थिरांक Kc बराबर उत्पाद की सांद्रता बटा क्रियाकारक की सांद्रता। और हम ये भी जानते हैं कि जब हम साम्य लिखते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जब हम लिखते हैं, तब हम वहां पे सॉलिड्स को इंक्लूड नहीं करते हैं, लिक्विड को इंक्लूड नहीं करते हैं, केवल एक्वस यानी आयंस को इंक्लूड करते हैं या गैस को इंक्लूड करते हैं। अब आप यहां देखो, ये जिंक कैसा है, सॉलिड, ये सिल्वर कैसा है, सॉलिड, लेकिन ये दोनों क्या है, एक्वस है, क्योंकि आयंस है। आयंस हमेशा क्या होते हैं, एक्वस होते हैं, है ना, तो ये दोनों जलीय है, एक्वस। तो जब आप यहां पर प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट रखेंगे ना, तो ध्यान रखना मित्रों, यहां प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट में सॉलिड नहीं रखना है। जैसे प्रोडक्ट है तो केवल प्रोडक्ट एक ही है यहां पर, और वो प्रोडक्ट कौन है, जिंक +2। यहां Ag नहीं आएगा साथ में, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये सॉलिड है। इसी तरह से यहां देखें, यहां इस तरफ Ag रिएक्टेंट है, Ag+, तो Ag+ आ गया। और ये भी हम जानते हैं कि जब हम साम्य स्थिरांक लिखते हैं तो जो क्रियाकारक और उत्पाद के आगे का जो मोल्स होता है, नंबर ऑफ मोल्स दैट गोज इनटू द पावर, है ना, वो उनकी घातों में चला जाता है। जैसे सिल्वर के आगे 2 है ना, 2 मोल्स ऑफ सिल्वर, 2 मोल्स ऑफ Ag+, दैट मींस यहां क्या होगा, Ag+ का स्क्वायर हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व कीजिए, वैल्यूज रखिए। जिंक की कंसेंट्रेशन 1/10 है, सिल्वर की कंसेंट्रेशन 1/100 है। मैंने वैल्यू पुट की, देखिए ध्यान से इसको, ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल इज 1 वोल्ट माइनस 0.06। देखो मैं आपको इजी बता रहा हूं कंपटीशन लेवल का। आप इतना बड़ा क्यों रखते हैं, 0.0591, है ना, यू कैन पुट 0.06 ऑल्सो। भाई 0.0591 किसके बराबर है, 0.0591 मीन्स ऑलमोस्ट 0.6 तो है। ये रखने से क्या होगा, आपके आंसर में कोई ज्यादा वेरिएशन नहीं आएगा, लेकिन आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी। एक तो आप इसमें डिवाइड करोगे किसी चीज को और एक इसमें डिवाइड करोगे, तो ज्यादा आसान है 0.06 में किसी चीज को डिवाइड करना, है ना। तो ये मैं आपको बता रहा हूं, एग्जैक्ट करना है तो 0.0591 यूज करो, अदरवाइज आप सीधा रख दो 0.06। नाउ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं। उसके बाद log बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट यानी जिंक +2, जिंक +2 की सांद्रता है 10 टू द पावर -1, 1/10, और सिल्वर की है 1/100, दैट मींस 10 टू द पावर -2 और -2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लीजिए, -1 ये हो गया -4, -1 -4 कैंसिल आउट होगा, नीचे रह जाएगा -3, ऊपर आएगा तो +3, है ना। अब इसको मैंने सॉल्व कर दिया, ई सेल इक्वल्स टू 1 माइनस 0.03, इजी हो गया ना। देखो 2 से, अब एक 2 आप इसमें डिवाइड करते, है ना, और एक 2 को आप 0.06 में डिवाइड कर रहे हो, जल्दी आ रहा है ना आंसर। तो 0.06 डिवाइड बाई 2 0.03 एंड 10 टू द पावर 3 ऊपर आ जाएगा, और 10 की घात 3 का लॉग क्या होता है, 3 आगे आ जाएगा, सो इट मल्टीप्लाई विद 3, दैट इज 0.09। सो 1 माइनस 0.0, सॉरी आगे लिख देता हूं मैं इसको, तो दैट मीन्स इट इज 1 माइनस 0.09, इट इज योर आंसर। सॉल्व कर लीजिए, आंसर हो जाएगा 0.91 वोल्ट, है ना, 0.91 वोल्ट। यहां से अगर आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1 माइनस 0.09 दैट इज इक्वल टू 0.91 वोल्ट। और आप देख सकते हो क्या हुआ सेल का, ई सेल ई नॉट सेल से कम आ रहा है,
वो आप यहीं से पता लगा लो। किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, एनोड की ज्यादा है। देखो m/10 ज्यादा है किससे, m/100। तो एनोड अगर ज्यादा है कैथोड से, ये रहा, एनोड ज्यादा है कैथोड से, तो ई सेल हमेशा ई नॉट सेल से कम प्राप्त होगा, और ये कम आ रहा है। इज दैट क्लियर? समझ में आया आपको? नस्ट इक्वेशन पे जो मैंने ये क्वेश्चन दिया और क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाया, क्या बातें ध्यान रखनी है? नेट सेल इक्वेशन होनी चाहिए। नंबर 2, आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कैसे निकालोगे, आफ्टर द मल्टीप्लाई। ठीक है, मैं आपको एक और सवाल बताता हूं इसी से रिलेटेड, वन मोर क्वेश्चन, तो उसको भी आप ध्यान से देखना। चलिए देखते हैं, मैं आपको एक और क्वेश्चन बताता हूं नस्ट इक्वेशन पर, और क्लियर करना है ना एकदम कंसेप्चुअली। और आप मुझे वापस कमेंट बॉक्स में ये मुझे बताइएगा कि आपको किस चीज में क्या डाउट आया, क्या दिक्कत आई, या क्या चीज आपको समझ में नहीं आई, है ना। तो हम उसका भी वापस से सॉल्यूशन करेंगे आपका, और कमेंट बॉक्स में आपको वापस जो है रेस्पॉन्स जरूर मिलेगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ये नस्ट इक्वेशन पे सेकंड क्वेश्चन। इस बार मैंने सेल बना के दिया कोबाल्ट / कोबाल्ट +3 एंड द कंसंट्रेशन ऑफ कोबाल्ट +3 इज m/100। ठीक है, एंड सेकंड इलेक्ट्रोड इज टिन Sn+2, कंसंट्रेशन इज m/1000। ठीक है, m/1000 एंड m/1000 एंड टिन Sn। इस सेल के लिए इफ द ई नॉट सेल फॉर दिस सेल रिप्रेजेंटेशन इज 1 वोल्ट, अगर इसका ई नॉट सेल 1 वोल्ट है, देन फाइंड द ई सेल फॉर दिस सेल रिप्रेजेंटेशन। इसका ई सेल कैलकुलेट कीजिए, है ना। ई नॉट सेल आपको दिया हुआ है 1 वोल्ट, तो आप इसका ई सेल ज्ञात करें। क्लियर? तरीका याद है आपको? सबसे पहले इसकी नेट सेल इक्वेशन बनाएंगे, तो ये हमने स्टार्ट किया इसका सॉल्यूशन। नेट सेल रिएक्शन बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? सर कोबाल्ट से कोबाल्ट +3 बन रहा है, सो कोबाल्ट गोज टू कोबाल्ट +3 एंड रिलीज 3 इलेक्ट्रॉन्स। सिमिलरली सर टिन +2 से टिन बन रहा है, तो टिन +2 मीन्स Sn+2 +2 इलेक्ट्रॉन लिए इसने, और Sn में कन्वर्ट हो गया टिन में, है ना। अब इसकी नेट इक्वेशन बनाई, नेट सेल रिएक्शन क्या करोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन बैलेंस नहीं है, तो नीचे 3 और ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करके इलेक्ट्रॉन को बैलेंस कर लिया। नेट सेल रिएक्शन बनी 2 कोबाल्ट + 3 Sn+2 गिव्स 2 कोबाल्ट +3 एंड +3 Sn, 3 टिन। ये आपकी नेट सेल रिएक्शन। इसको लिखते ही आपके पास एक चीज आ गई, क्या आ गई? 3 × 2 6 इलेक्ट्रॉन, 3 × 2 6 इलेक्ट्रॉन। सो सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर आर 6, 6 इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होगा इसमें, है ना। अब इसके लिए लास्ट इक्वेशन लगाई हमने, ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल कितना दे रखा भैया? 1 वोल्ट माइनस 0.0591, और वी कैन राइट 0.06, एक ही बात है, 0.06 अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर 6 एंड देन log बेस 10। चलिए ऊपर किसकी कंसंट्रेशन आएगी? प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट में एक ही आयन है, वो है कोबाल्ट +3, तो ऊपर हो जाएगा कोबाल्ट +3 की कंसंट्रेशन का स्क्वायर। कोबाल्ट +3 की कंसंट्रेशन कितनी है? 10⁻², 10⁻² का स्क्वायर। नीचे टिन आएगा, टिन की कंसंट्रेशन कितनी है? m/1000, m/1000 मीन्स 10⁻³ और 10⁻³ का क्यूब। हो गया, सॉल्व कर लेते हैं इसको। दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 0.06/6 log बेस 10। अब ऊपर कर लीजिए इसको सॉल्व, क्या आएगा यहाँ पे? -4 एंड इट इज -9, ना। ये तो कितना हो गया? -4 और ये हो गया -9। सॉल्व कर लिया, -9 -4 कैंसिल आउट हो गया, दैट इज इक्वल टू 10⁻⁻⁴, 10⁻⁵, सॉरी 10⁻+5। नीचे -5 होगा ना, नीचे -5 को ऊपर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? 10⁻+5। नाउ log 10 की घात 5 का log लोगे तो 5 क्या होगा? आगे आएगा प्लस में, इट मीन्स इट इज 1 माइनस 0.06/6 इंटू 5। सॉल्व कर लिया इसको, ये कैंसिल आउट हो गया, दैट मीन्स योर आंसर इज 1 माइनस 5 इंटू 0.01, दैट मीन्स 1 माइनस 0.05, so your answer is 0.95 volt. Clear? Your answer is 0.95 volt. बड़ा सिंपल है, एकदम इजी वे है।
आराम से बस आपको ये इक्वेशन बनानी आनी चाहिए ताकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप निकाल सको। फिर नस्ट इक्वेशन में डायरेक्टली पुट करना है, उस समय ये स्क्वायर करना, क्यूब करना, ये मत भूलना है ना। ये स्टूडेंट भूल जाते हैं, गलती कर देते हैं, तो ये मत भूलना कि स्क्वायर करना है, रूट करना है, वो तो इक्वेशन से अपने आप ही पता चल जाएगा हमें क्या करना है। क्लियर? चलिए आज के लेक्चर को हम यहीं खत्म करते हैं। हमने नस्ट इक्वेशन पूरा पढ़ा है ना, क्या होता है, उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी पढ़े, कुछ न्यूमेरिकल्स मैं आपको करने के लिए भी दूंगा डिस्क्रिप्शन में। कल हम इसके आगे पढ़ेंगे कि नस्ट इक्वेशन का गिब्स फ्री एनर्जी के साथ क्या रिलेशन है और नस्ट इक्वेशन से सेल का जो है केसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम कैसे ज्ञात करते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।